गरबारे वतन में पेड़ों को मत काटो, हमारी माँ सब कह रहे जाने वाले जाएंगे। नमस्कार, मैं गजेंद्र रौतेला हूँ। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं इन पुराने आंदोलनों और धूल भरी फाइलों के पीछे क्यों पड़ा रहता हूँ। लोग कहते हैं रौतेला जी, अब तो नया जमाना है, आगे बढ़िए। लेकिन मैं कैसे समझाऊं कि ये जो सामने पहाड़ खड़े दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी नहीं है। इनके सीने में हजारों साल का संघर्ष दबा है। आज हम जिस आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे हमारे उन पुरखों की लड़ाई है जिन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा। सनद रहे, हमारा आज का इतिहास राजे महाराजाओं वाली कहानियों का नहीं है। हमारा आज का इतिहास तो उन आम लोगों का है जिन्होंने कुली बेगार जैसी जालिम प्रथा के खिलाफ सरयू के ठंडे पानी में उतरने की हिम्मत दिखाई। वो लोग पढ़े लिखे शायद कम थे, लेकिन स्वाभिमान क्या होता है ये उन्हें बखूबी पता था। इस सीरीज में मैं आपको किसी काल्पनिक दुनिया में नहीं ले जाऊंगा। मेरी कोशिश होगी उन पन्नों को जीवंत करने की जहाँ कालू मेहरा की ललकार है, जहाँ महिलाओं ने पेड़ों को बाहों में भरकर कुल्हाड़ियों को चुनौती दी, और जहाँ युवाओं ने अपनी शहादत से बहरे राजा को भी अपनी क्रांति गीत सुनाए और इस राज्य की नींव रखी। ये कहानियां सुनाना इसलिए भी जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियां ये न समझें कि हमें सब कुछ विरासत में मिल गया। हमें याद रखना होगा कि हम उस मिट्टी से हैं जो प्रतिरोध करना जानती है। तो चलिए आज पन्ना पलटते हैं उस पहले विद्रोह का जिसने गढ़वाल और कुमाऊं की घाटियों में आजादी का पहला बीज बोया था। बात 1857 की है। गुरुजी, आपकी क्लास का वक्त हो गया है, आगे का हम देख लेंगे। सच में देख लोगे? यस, वी विल टेक स्कूल। जाइए गुरुजी, वरना क्लास लेनी नहीं देरी देगी। पड़ जाएगी। लॉल अंडर मेरी मातृभूमि, मातृभूमि यो मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा। ये संघर्ष, हिमाला तेरी ये क्रांति, जय जयकारा। पहाड़ों की आत्मा है। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि यो मेरी पितृभूमि। गुरुजी, क्लास का वक्त हो रहा है। हिमाला तेरी जय जयकारा, हिमाला तेरी जय जयकारा, यार हिमाला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि यो मेरी पितृभूमि। 1857 भारत के इतिहास का वो मोड़ जिसने पहाड़ों तक विद्रोह की पहली आग पहुंचा दी थी। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के जन आंदोलनों की, उन लोगों की जिन्होंने पहाड़ की पहचान के लिए संघर्ष किया। कहानियाँ सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाया भी जाता है। हाँ, और हम उन्हें जीवंत करते हैं। इन पन्नों से हम उत्तराखंड के इतिहास को देखेंगे। चलो समय के साथ चलते हैं। जब भी हम पहाड़ों के बारे में सोचते हैं ना, तो जहन में बस एक शांत सी और बेहद खूबसूरत नदी की तस्वीर उभरती है। बिल्कुल, एकदम शांत और सुकून वाली जगह। हाँ, लेकिन मजेदार बात यह है कि अक्सर उस शांत सतह के ठीक नीचे एक बहुत तेज, एकदम विद्रोही अंडरकरंट बह रहा होता है। सही कहा। और गजेंद्र रौतेला की किताब उत्तराखंड के जन आंदोलन के पन्नों में गोता लगाते हुए आज हम इसी अंडरकरंट को डिकोड करने वाले हैं। मतलब ये किताब उस मिथक को पूरी तरह से तोड़ देती है कि ब्रिटिश काल या टिहरी रियासत के दौरान वो हिमालय क्षेत्र केवल एक मूक दर्शक बना रहा। हाँ, मतलब ऊपरी शांति और भीतर उबलता हुआ जन आक्रोश। बिल्कुल। ये किताब असल में अलग अलग कालखंडों में बटे हुए प्रतिरोधों का एक पूरा दस्तावेज है जो बताती है कि जल, जंगल और जमीन की लड़ाई कैसे कैसे लड़ी गई। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम एकदम शुरुआती दौर की बात करें तो 1857 की जो क्रांति थी उसे तो मुख्य रूप से मेरठ और अवध के मैदानी इलाकों तक ही सीमित माना जाता है ना? हाँ, आमतौर पर यही धारणा है। तो फिर ये विद्रोह उन दुर्गम पहाड़ियों तक कैसे पहुंच गया? यही तो इस किताब की सबसे दिलचस्प बात है। 1857 की चिंगारी पहाड़ों तक भी पहुंची थी। मतलब श्रीनगर और अल्मोड़ा में बाकायदा बगावत हुई थी। अरे वाह, सच में? हाँ, कालू मेहरा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक गुप्त संगठन बनाया और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
उन पर राजद्रोह के मुकदमे तक चले थे। तो मतलब पहाड़ शांत नहीं थे? बिल्कुल नहीं। और फिर इस विद्रोह को कुचलने के बाद ना ब्रिटिश हुकूमत और टिहरी रियासत ने जनता को पंगु बनाने के लिए अपनी नीतियां और भी सख्त कर दी। हाँ, किस तरह की नीतियाँ? जैसे कि 1893 में बहुत कठोर वन कानून लाए गए। इससे हुआ ये कि लोगों के अपने ही जंगलों पर जो सदियों पुराने अधिकार थे वो रातों रात खत्म कर दिए गए। बाप रे। हाँ, और इसके साथ ही कुली बेगार जैसी भयानक प्रथा उन पर थोप दी गई। ये तो ऐसा हुआ ना कि जरा सोच कर देखिए, कोई हमारे ही घर का बगीचा या जंगल छीन ले और फिर अपना भारी सामान भी हमसे मुफ्त में उठवाए। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। मतलब ये तो सिर्फ आर्थिक शोषण नहीं था, सीधे सीधे आत्मसम्मान को कुचलने की कोशिश थी। लेकिन यहाँ मुझे एक उलझन है। हाँ बताओ। उस समय पहाड़ी समाज काफी बिखरा हुआ था ना, मतलब जाति व्यवस्था और बाकी चीजों में बटा हुआ था। ऐसे में आम जनता ने इन दो विशाल ताकतों के खिलाफ खुद को एक साथ कैसे संगठित किया? तो देखो, ये चेतना रातों रात नहीं जागी। इसके लिए एक लंबी राजनीतिक जमीन तैयार की गई थी। 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ, जिसने गांव-गांव जाकर लोगों को जोड़ा। अच्छा, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट शुरू हुआ। बिल्कुल, और इसका सबसे बड़ा और ऐतिहासिक परिणाम दिखा जनवरी 1921 में बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में। वहाँ क्या हुआ था? वहाँ बद्रीदत्त पांडे और हरगोविंद पंत के नेतृत्व में हजारों लोगों ने कूली बेगार के वो तमाम रजिस्टर्स सरयू नदी में बहा दिए जिनमें मुफ्त मजदूरी करने वालों के नाम दर्ज होते थे। अरे, यहाँ एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है मेरे लिए। वो कैसे? क्योंकि वो रजिस्टर सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, वो असल में शोषण का पूरा एक शासक प्रशासनिक डेटाबेस थे। उन रजिस्टरों के बिना तो ये साबित करना नामुमकिन था कि किसे काम पर बुलाना है। हाँ, एकदम सही पकड़ा। मतलब डेटाबेस को नष्ट करना सीधे तौर पर पूरे सिस्टम को ही पंगु बना देना था। बिल्कुल, इसी वजह से महात्मा गांधी ने इसे रक्तहीन क्रांति का नाम दिया था। उन कागजों के बहने के साथ ही ब्रिटिश हुकूमत का खौफ भी बह गया था। क्या बात है। और मजे की बात यह है कि इसी के समानांतर जंगल सत्याग्रह भी शुरू हुआ, जहां लोगों ने अपने छीने गए वन अधिकार वापस पाने के लिए ब्रिटिश राज के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। ये सब सुन के तो आज के आधुनिक क्लाइमेट एक्टिविज्म की याद आती है। Climate change is real. We need action now. Our houses are chest and sexual. Climate justice seeking self. लेकिन क्या ये पूरी लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों या भारी ताकतों के ही खिलाफ थे? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब चेतना जागती है ना, तो इंसान अपने घर की कमियों को भी देखता है। हाँ, वही तो लड़ रहे थे। जयानंद भारती का डोला पालकी आंदोलन इसका सबसे सशक्त उदाहरण है। डोला पालकी ये क्या था? उस समय शिल्पकार वर्ग, जिन्हें समाज में दलित माना जाता था, उन्हें शादियों में डोला या पालकी में बैठने का अधिकार नहीं था। अच्छा, तो ये सिर्फ एक रीति रिवाज का विरोध नहीं था, बल्कि सरेआम अपनी सामाजिक बराबरी का दावा करने का एक तरीका था। बिल्कुल, समाज के सबसे निचले तबके द्वारा अपना आत्मसम्मान वापस छीनने की लड़ाई। और ये सब उसी दौर में चल रहा था। हाँ, और जब इस आत्मसम्मान और अधिकारों को कुचलने की बात आती है ना, तो 1930 का तिलाड़ी कांड एक ऐसा घाव है जिसे भूलना नामुमकिन है। तिलाड़ी कांड, इसमें क्या हुआ था? इसमें वन अधिकारों के लिए आजाद पंचायत बनाकर शांतिपूर्ण विरोध कर रहे ग्रामीणों पर टिहरी के राजा की सेना ने अंधाधुंध गोलियां चला दी। अरे बाप रे, ये तो जलियांवाला बाग जैसा हो गया। बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन इसके बावजूद प्रतिरोध नहीं रुका। बाद में टिंचरी माई के नेतृत्व में शराब विरोधी आंदोलन भी हुए, जिसने समाज को अंदर से साफ करने का काम किया। तो अगर हम 1857 से लेकर इन तमाम आंदोलनों के कालखंड को जोड़ें, तो एक साफ पैटर्न दिखता है। हाँ, एक पूरा सिलसिला है। पैटर्न ये है कि सदियों के इन सतत संघर्षों ने ही उत्तराखंड के लोगों में एक ऐसी सामूहिक राजनीतिक चेतना पैदा की जो आगे चलकर पृथक राज्य निर्माण आंदोलन का आधार बनी। एकदम 100% की बात कही। ये किताब यही साबित करती है कि उत्तराखंड का इतिहास आम लोगों द्वारा जल, जंगल, जमीन और मानवीय गरिमा के लिए लड़े गए असाधारण संघर्षों की ही गाथा है। बिल्कुल। तो इसी पर आज का आखिरी विचार। हाँ, बताइए। आज के इस जलवायु परिवर्तन के दौर में जब पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण के लिए संघर्ष कर रही है, तो सोचने वाली बात है कि उत्तराखंड के इन 100 साल पुराने वन अधिकार और चिपको जैसे आंदोलनों के मूल सिद्धांतों से आधुनिक दुनिया क्या सबक ले सकती है। बहुत गहरा सवाल है। जब पर्यावरण और इंसान के अस्तित्व की लड़ाई एक हो जाए,
तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता? एकदम सही। खैर, फिर वापसी होगी। सनद रहे। बस किताब की प्रस्तावना पढ़कर तुम सिखाई दिया पाठ, पढ़ाया लिखाया जाट और 16 दूनी 8। ये बस ट्रेलर था गुरुजी, फिल्म तो अब शुरू होंगी। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ बिल्कुल, तो जल्दी कीजिए। सनद रहे। गिरदा जैसे लोक कवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गीतों और कविताओं के माध्यम से पहाड़ की चेतना को जीवित रखा। दरबारे वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, दरबारे वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पहुँचेंगे, कुछ अपनी सजा ले जाएंगे, दरबारे वतन में जब एक दिन। ए जुल्म के मारो लब खोलो, ओ चुप रहने वालों चुप कब तक, ए जुल्म के मारो लब खोलो, चुप रहने वालों चुप कब तक, कुछ हश्र तो इनसे उठेगा, कुछ दूर तो नाले जाएंगे, कुछ हश्र तो इनसे उठेगा, कुछ दूर तो नाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पहुँचेंगे, कुछ अपनी सजा ले जाएंगे, दरबारे वतन में जब एक दिन। कटते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है सर भी बहुत, कटते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है सर भी बहुत, बढ़ते भी चलो के अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे, चलते भी चलो के अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पहुँचेंगे, कुछ अपनी सजा ले जाएंगे, दरबारे वतन में जब एक दिन, दरबारे वतन में जब एक दिन, दरबारे वतन में